कक्षा 12 का पॉलीमर टॉपिक हमारा चल रहा था, जिसका पार्ट नंबर 7, जिसके अंदर हम सहबहुलीकरण कर रहे हैं। इससे पहले हमने बहुलीकरण की 2 विधियां थी, एक योगात्मक बहुलीकरण और दूसरा था संघनन बहुलीकरण। संघनन बहुलीकरण ये दोनों विधियां हम कर चुके हैं। ये बहुलीकरण की विधियां थी दोनों, और इसके बाद में आता है सहबहुलीकरण। हमने जब बहुलकों का वर्गीकरण पढ़ा था, उसके अंदर हमने एक लक के आधार पर बहुलक कितने प्रकार के होते हैं ये हमने किया था, जिसके अंदर हमने किया था समबहुलक और विषम बहुलक। ये दोनों हम पढ़ चुके हैं, सहबहुलक और समबहुलक। तो पहला आता है समबहुलक और दूसरा है सहबहुलक। समबहुलक किया था, उसमें हमने ये किया था कि जब समान प्रकार की एकलक इकाइयाँ जुड़ती हैं तो किसका निर्माण होता है? समबहुलक का। और इस समबहुलक को बहुलीकरण की इन दोनों विधियों के द्वारा हम बना सकते हैं। योगात्मक बहुलीकरण के द्वारा बना सकते हैं हम इसको, और संघनन बहुलीकरण के द्वारा। लेकिन जब सहबहुलक की बात करें अपने, तो सहबहुलक का मतलब असमान प्रकार की जो इकाइयाँ होती हैं वो आपस में जुड़ती हैं और सहबहुलक का निर्माण करती है। जब असमान प्रकार की एकलक इकाइयाँ जुड़ करके जब सहबहुलक का निर्माण करती हैं तो इसे कहा जाता है सहबहुलीकरण। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? सहबहुलीकरण। या फिर इसका एक अन्य नाम हो सकता है विषम बहुलीकरण। विषम बहुलीकरण। हमने समबहुलक बनाया जिसके अंदर समान प्रकार की एकलक इकाइयाँ जोड़ी और समान प्रकार की एकलक इकाइयाँ जोड़ करके, और इस समबहुलक को हम किसके द्वारा बना सकते हैं? योगात्मक बहुलीकरण के द्वारा बना सकते हैं। और सहबहुलक जो बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोला जाता है सहबहुलीकरण। तो हम बहुलीकरण की विधियों के अंदर ये 2 ही विधियां पढ़ते हैं, योगात्मक बहुलीकरण। ये सहबहुलीकरण टॉपिक हमारा अलग से है, जिसके अंदर सिर्फ क्या बनता है? सहबहुलक। और सहबहुलक किससे बनता है? असमान एकलक इकाइयों के जुड़ने से बनता है। असमान इकाइयाँ जुड़ती हैं, इसलिए सहबहुलीकरण या विषम बहुलीकरण बोल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक तो एकलक इकाई है हमारे पास में, और दूसरी मान लो B एकलक इकाई है, कोई भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर हम ये कहें Na प्लस में NB, ये एक अलग प्रकार की एकलक इकाई, ये एक अलग प्रकार की एकलक इकाई। अपने ऐसे कह सकते हैं कि ये असमान प्रकार की एकलक इकाई है। इन असमान प्रकार की n एकलक इकाइयों को हम जोड़ेंगे, 2 इस तरीके से जोड़ सकते हैं। A आ गया, फिर हमने यहाँ B लिख दिया, फिर B लिख दिया, फिर A लिख दिया, फिर A, फिर B, A, इस तरीके से जोड़ करके पीछे n लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बहुत सारी एकलक इकाइयाँ जुड़ रही हैं। कहीं A जुड़ रही है, कहीं B जुड़ रही है, फिर B जोड़ रहे हैं हम, फिर A जोड़ रहे हैं, फिर A जोड़ रहे हैं, फिर B जोड़ रहे हैं, फिर A जोड़ रहे हैं। तो असमान प्रकार की एकलक इकाइयाँ जुड़ रही हैं। इसीलिए किसका निर्माण हो रहा है? सहबहुलक का। और सहबहुलक का निर्माण हो रहा है, इसलिए इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? सहबहुलीकरण। अलग अलग प्रकार की जुड़ रही है, इसलिए इसे विषम बहुलीकरण भी बोल सकते हैं। इसके बाद में अपने इसका एग्जाम्पल लें। जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, स्टाइरीन, ब्यूटाडाईन रबर का निर्माण
किसके द्वारा होता है? सहबहुलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। स्टाइरीन, ब्यूटाडाइन, रबर का जो निर्माण होता है वो सहबहुलीकरण के अंतर्गत होता है। या इसको स्टाइरीन को किससे नोट करेंगे? एस से, ब्यूटाडाइन बी से और रबर से आर, एस बी आर से भी शो कर सकते हैं इसको। या फिर इसको क्या बोला जा सकता है? ब्यूना एस, या फिर ऐसे लिखते हैं इसको ब्यूना एस। ब्यूना एस का मतलब, ब्यू का मतलब यहाँ पर क्या है? ब्यूटाडाइन, एस का मतलब स्टाइरीन, Na का मतलब ये Na की सोडियम की प्रेजेंस में होती है ये प्रक्रिया। अब इसको बनाएंगे कैसे? जैसे हमारे पास में 1,3 ब्यूटाडाइन लेम CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये ब्यूटाडाइन होती है। ब्यूटाडाइन की N एक इकाई ले रहे हैं तो 1,3 ब्यूटाडाइन बोल सकते हैं। हमने ब्यूनाइस को पहले भी बनाया है, वहाँ पर हमने सहबहुलक के एग्जाम्पल के रूप में लिया था, लेकिन यहाँ हम सहबहुलीकरण की प्रक्रिया कर रहे हैं, इसके अंतर्गत कर रहे हैं। एक बार फिर देखो दोबारा, CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5, ये क्या होता है? स्टाइरीन। तो दोनों एकलक इकाइयाँ अलग अलग प्रकार की हैं, इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? बॉन्ड बना करके यहाँ बना दिया, फिर CH2 जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, जो सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, और ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ CH2 और यहाँ डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, और फिर यहाँ एक बॉन्ड और बन जाएगा, और इसके साथ C6H5 जैसे है वैसे लिख देंगे और पीछे क्या लगा देंगे? N। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन की बहुत सारी एकलक इकाइयाँ जुड़ रही हैं, जो अपने सहबहुलक हम बना रहे हैं। किसके द्वारा बना रहे हैं? सहबहुलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा बना रहे हैं। ये जो प्रक्रिया होती है, ये जो प्रक्रिया है, इनके अंदर क्या करते हैं? अपने योगात्मक द्वारा भी बना सकते हैं इसको, और संघनन द्वारा भी बना सकते हैं इसको। दोनों तरीके से बना सकते हैं सहबहुलक को। योगात्मक का मतलब योग करना, हम दोनों को क्या कर रहे हैं? योग कर रहे हैं, और हमें क्या प्राप्त हो रहा है? ब्यूना एस, या फिर बोल सकते हैं स्टाइरीन, ब्यूटाडाइन, रबर, या फिर इसको शॉर्ट में एस, बी और आर से भी शो कर सकते हैं। तो हमने क्या किया? दोनों एकलक इकाइयों का योग कर दिया, इसलिए ये योगात्मक द्वारा भी संपन्न हो सकती है सहबहुलीकरण। सहबहुलक का निर्माण योगात्मक द्वारा हो सकता है। इसके बाद में हम एक एग्जाम्पल और लेंगे जिसके अंदर संघनन द्वारा भी हो सकता है। योगात्मक का मतलब तो ये हो गया कि सिर्फ योग करना, बाहर कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन संघनन का मतलब कोई ना कोई छोटे अणु का क्या होगा? निष्कासन। यानी कि जब भी संघनन करवाएंगे तो इसके अंदर क्या होगा? छोटा अणु निष्कासित होगा, यानी छोटे अणु का क्या होगा? निष्कासन होगा। इसके अंदर हमने 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन का सिर्फ योग करवा करके ब्यूनाइस बनाया है, कुछ भी छोटा अणु बाहर नहीं निकाला, इसलिए ये योगात्मक द्वारा संपन्न हो गई अभिक्रिया। इसके बाद में हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसी के अंदर सहबहुलीकरण का जो सेकंड नंबर एग्जाम्पल है वो क्या है? नाइलॉन 6 ये भी हम पहले कर चुके हैं, एक बार फिर देखो, क्योंकि ये इसी का एग्जाम्पल भी है या सहबहुलक का एग्जाम्पल भी है, और सहबहुलक बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको सहबहुलीकरण कहा जाता है। तो ये सहबहुलीकरण के अंतर्गत आएगा। जो इसकी एकलक इकाई होती हैं वो ये होती हैं हेक्सामेथिलीन डाईएमीन,
हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, हेक्सामेथिलीन CH2 6 लिखा है इसलिए हेक्सामेथिलीन लिख देंगे इसको। और एक NH2 यहाँ जुड़ा हुआ है, एक NH2 यहाँ जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोल देंगे? डाइएमीन, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, एकलक इकाई हो गई। दूसरी आती है CH2 4COOH और COOH, दोनों तरफ क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसको बोलेंगे एडिपिक एसिड। ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ही ग्रुप होता है। ये दोनों एकलक इकाइयाँ हैं हमारे पास में। इन दोनों एकलक इकाइयों के जुड़ने से नाइलॉन 6 का निर्माण होता है, जो एक सहबहुलक है। और इसको बनाने का जो प्रक्रिया होती है उसको बोला जाता है सहबहुलीकरण या विषम बहुलीकरण। जैसे देखो, यहाँ से हम H निकालेंगे, यहाँ से H निकालेंगे, यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा। तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ कोई दूसरे एडिपिक एसिड के साथ जुड़ेगा तो ये H और उस एडिपिक एसिड के OH के साथ में, यानी कि OH के साथ में ये H जुड़ करके किसके रूप में बाहर निकल जाएगा? H2O के रूप में। तो इसलिए यहाँ बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ NH बचेगा, CH2 6 NH और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से लिख सकते हैं हम। और CH2 4 और CO, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपने, या फिर C डबल बॉन्ड O ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? नाइलॉन 6 हो जाएगा। नाइलॉन 6 हो जाएगा, जो एक सहबहुलक है। यहाँ से H और OH बाहर निकला तो H2O निष्कासित हो गया। यानी कि ये जो बहुलक बन रहा है ये भी सहबहुलक है और ब्यूना S भी क्या है? एक सहबहुलक है। लेकिन ब्यूना S तो योगात्मक प्रक्रिया द्वारा सहबहुलक का निर्माण कर रहा है और ये क्या करेगा? संघनन द्वारा योग करके या संघनन प्रक्रिया के द्वारा एकलक इकाइयाँ जुड़ करके छोटे अणु को बाहर निकाल करके नाइलॉन 6 का निर्माण करेंगे। और ये नाइलॉन 6 एक सहबहुलक है और सहबहुलक बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको सहबहुलीकरण या विषम बहुलीकरण कह सकते हैं। ये हमारा था सहबहुलीकरण, जिसके अंदर हम बहुत सारी एकलक इकाइयाँ जोड़ रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की एकलक इकाइयाँ जोड़ रहे हैं और उनका योग भी करवा रहे हैं, उनका संघनन भी करवा रहे हैं। इस आधार पर हमारा जो सहबहुलक बन रहा है और उस सहबहुलक बनने की जो प्रक्रिया है उसको सहबहुलीकरण कहा हमने। तो इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के जो एकलक इकाइयाँ जुड़कर सहबहुलक का निर्माण हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सहबहुलक के प्रकार, हेडिंग डाल रहे हैं हम, सहबहुलक के प्रकार पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि कौन सी एकलक इकाई जो है वो किस प्रकार जुड़ रही है या कितने प्रकार के सहबहुलक होते हैं। इस आधार पर इसे 4 भागों में बांटा जा सकता है या 4 प्रकार के सहबहुलक हम पढ़ेंगे, जिसमें पहला बहुलक आता है क्रम रहित सहबहुलक। क्रम रहित सहबहुलक यानी कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? क्रम रहित। नाम से स्पष्ट है, क्रम रहित जो बहुलक होंगे जिनका कोई क्रम नहीं होगा, कौन सी एक इकाई कहीं जोड़ सकते हैं, वो बहुलक कौन सा हो जाएगा? सहबहुलक। क्रम रहित सहबहुलक। हमारी मर्जी आएगी तो ए एकलक इकाई जोड़ देंगे, बी जोड़ देंगे, फिर ए जोड़ देंगे, ए जोड़ देंगे, फिर बी जोड़ देंगे, जैसे हमारा मन करे वैसे जोड़ सकते हैं। जैसे हमने यहाँ ए जोड़ दिया, बी जोड़ दी, फिर बी जोड़ दी, फिर ए बी ए,
और पीछे क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, क्योंकि हमने शुरू में ये लिखा था ना एन ए प्लस एन बी। हम ए प्रकार की और बी प्रकार की एकलक इकाइयों को जोड़ेंगे। इनके आधार पर इन बहुलकों को 4 भागों में बांटा गया, जिसमें हम पहला कर रहे हैं क्रम रहित सहबहुलक, जिसका कोई क्रम नहीं होता। कहीं ए जुड़ रहा है, कहीं बी जुड़ रहा है, फिर बी जुड़ रहा है, फिर ए, फिर ए, फिर ए, फिर बी, फिर ए। हमारी मर्जी आए वैसे जोड़ सकते हैं हम, क्योंकि ये तो बहुलक का जब निर्माण करते हैं तो उसमें होता ही है, भी एक एकलक इकाई जोड़ेंगे, फिर दूसरी जोड़ेंगे, फिर वो एकलक इकाई वापस जोड़ सकते हैं हम। क्रम रहित में हमारी मर्जी आए वैसे जोड़ सकते हैं हम। इस प्रकार के जो बहुलक को बोलेंगे क्रम रहित सहबहुलक। दूसरा आता है एकांतरित क्रम युक्त बहुलक या एकांतरित सहबहुलक भी कह सकते हैं। दोनों नामों से स्पष्ट कर सकते हैं इसको। एकांतरित क्रम या एकांतरित सहबहुलक, यानी कि इसके अंदर जो ए और बी की जो एकलक इकाइयाँ होंगी वो एकांतर क्रम में होंगी। जैसे सबसे पहले हमने क्या किया, ए जोड़ दी, फिर हमें बी जोड़नी पड़ेगी, फिर वापस हमें ए जोड़नी पड़ेगी, फिर बी एकलक इकाई जोड़ेंगे, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। ये क्रम चलता रहेगा एकलक इकाइयों का। जैसे एक एकलक इकाई जोड़ने के बाद में दूसरी जोड़ेंगे, फिर पहले वाली वापस जोड़ेंगे, फिर दूसरी जोड़ेंगे, फिर पहली जोड़ेंगे, फिर दूसरी जोड़ेंगे। इस तरीके से एकांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इसको बोलेंगे एकांतरित क्रम युक्त सहबहुलक। उसके बाद में 3 नंबर हमारा बहुलक आता है सहबहुलक, उसको बोलेंगे खंड सहबहुलक। खंड सहबहुलक जिसके अंदर क्या होंगी, एकलक इकाइयाँ खंड के रूप में जुड़ी रहेंगी या खंड बनाएंगी। तो 3 नंबर जो बहुलक आता है वो है खंड सहबहुलक। खंड सहबहुलक, इसके अंदर जो हमारे पास में ए और बी प्रकार की जो एकलक इकाई हम ले रहे हैं वो खंड के रूप में जुड़ी रहेंगी। जैसे ए ए ए, अब 4 एकलक इकाई ये जुड़ गई, ठीक है। फिर उसके बाद में 4 ही क्या होंगी, बी जुड़ेंगे, ये ही अपना एक खंड बनाएंगे। फिर उसके बाद में अगर 4 वापस फिर हम क्या करेंगे, ए जोड़ेंगे। तो इस तरीके से जो एकलक इकाइयाँ जुड़ती हैं वो क्या करती हैं, अपना एक खंड बनाती है। ये ए एकलक इकाई का खंड हो गया, ये बी एकलक इकाई का खंड हो गया, ये एकलक इकाई का खंड हो गया। यानी कि ये एकलक इकाई जुड़ करके क्या किसका निर्माण कर रही है, सहबहुलक का। और वो बहुलक कौन सा है, खंड सहबहुलक। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कलम सहबहुलक। कलम सहबहुलक, कलम जो सहबहुलक होता है इसके अंदर भी ए और बी प्रकार की एकलक इकाइयाँ ही जुड़ती हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ए प्रकार की जो एकलक इकाइयाँ इस तरीके से जुड़ी हुई हैं, तो बी प्रकार की जो एकलक इकाइयाँ होंगी वो इसके शाखा के रूप में जुड़ जाएंगी इस तरीके से। ये जो बहुलक होगा वो कौन सा हो जाएगा, कलम सहबहुलक। इस आधार पर एकलक इकाइयों के अलग अलग क्रम में जुड़ने के आधार पर सहबहुलक 4 प्रकार का, जिसमें पहला हमने किया क्रम रहित सहबहुलक, जिसके अंदर जो एकलक इकाइयों का क्रम होता है वो अनिश्चित होता है। हमारी मर्जी है, ए जोड़ सकते हैं, बी जोड़ सकते हैं, बी जोड़ सकते हैं, ए जोड़ सकते हैं, बी जोड़ सकते हैं। दूसरा आता है एकांतरित क्रम युक्त सहबहुलक, जिसके अंदर एकांतर क्रम में जुड़ी रहेंगी एकलक इकाइयाँ। पहले ए एकलक इकाई जोड़ी है, फिर बी जोड़नी पड़ेगी, फिर ए जोड़नी पड़ेगी, फिर बी जोड़नी पड़ेगी, इसलिए इसको एकांतरित सहबहुलक बोलेंगे। फिर आता है खंड सहबहुलक, जिसके अंदर एकलक इकाइयाँ खंड के रूप में जुड़ी रहेंगी। पहले ए एकलक इकाई 4 जुड़ करके एक खंड बना रही है, फिर इसी प्रकार बी एकलक इकाइयाँ भी 4 ही जुड़ेंगी, फिर वापस ए एकलक इकाइयाँ भी 4 जुड़ेंगी, इसलिए इसको खंड सहबहुलक बोलेंगे।
और लास्ट आता है कलम सह बहुलक, जिसके अंदर एक एकलक इकाई अगर जुड़ रही है एक दूसरे के साथ तो दूसरी एकलक इकाई इसके साथ शाखा के रूप में जुड़ी रहेगी। इस प्रकार का जो सहबहुलक होता है उसको बोला जाता है कलम सहबहुलक। ये हमारे सहबहुलीकरण की जो प्रक्रिया थी वो समाप्त हो गई है। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक रबर करेंगे, वो नेक्स्ट डे करेंगे।